नमस्ते दोस्तों। 6 राज्यों का दौरा करने और सैकड़ों लोगों से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत का लोकसभा चुनाव आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जो बाबरी मस्जिद आंदोलन की याद दिलाता है। आप पूछेंगे कैसे? तो जिन लोगों ने वो आंदोलन देखा था या जिन लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, उनको याद होगा कि उस जमाने में एक नारा लगा करता था। वो नारा था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। अमूमन अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आज विपक्ष और लोकसभा में जो सत्ताधारी पार्टी है यानी एनडीए और बीजेपी, वो दोनों इसी मोड़ पर खड़े हैं कि उनमें से किसी को भी अगर एक हल्का सा धक्का लगता है तो भारत के चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उसका कारण यह है कि देश का चुनाव अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरफ जा रहा है। पॉइंट ऐसे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और ऑपोजिशन का ग्राफ ऊपर उठ रहा है। अब यह कहना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी का ग्राफ क्या इतना नीचे जा चुका है कि ऑपोजिशन का ग्राफ उसके ऊपर चला गया है। इसके बारे में फैसला करना अगले 3 या 4 चरण के चुनाव जब तक नहीं हो जाते, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चुनाव की दिशा यह साफ दिखा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है और ऑपोजिशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। या ऐसे कह सकते हैं कि ऑपोजिशन इज चिपिंग अवे एट द बीजेपी वोट बैंक। और ये बातें मैं आपको हवा में नहीं बता रहा हूं। मैंने जम्मू कश्मीर से लेकर केरल की एक एक सीट का एक एक राज्यवार मैंने कैलकुलेशन किया है, लोगों से पूछकर, वहां के एनालिस्ट, वहां के जर्नलिस्ट और आम वोटर से पूछकर, और इसी तरीके का आकलन किया है मैंने गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। और ये आकलन मैं आपको आज अच्छे से राज्यवार समझाना शुरू करूंगा और उस आकलन के बाद आप खुद भी समझ पाएंगे कि इलेक्शन किस दिशा में जा रहा है। एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि सन 1984 से लेकर आज तक मैंने देश में जितने चुनाव हुए हैं उनको बारीकी से देखा है। 1984 का चुनाव एक स्कूल छात्र के रूप में, क्योंकि उस वक्त एक बड़ा ही इमोशनल किस्म का चुनाव हो रहा था। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और राजीव गांधी इलेक्शन में नए नए आए थे और काफी बड़े कैंडिडेट जिनमें अमिताभ बच्चन, वैजयंती माला और सुनील दत्त उस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो मैं प्राइमरी स्कूल का छात्र था, लेकिन फिर भी चूंकि बड़े बड़े कैंडिडेट्स थे और इस इलेक्शन की बड़ी चर्चा हो रही थी, तो मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और उस इलेक्शन के बाद मुझे राजनीति में इतना इंटरेस्ट आने लग गया था कि मैंने 1989 के बाद के हर चुनाव को ध्यान से देखा। और बाद में जब मैं जर्नलिस्ट बना, जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, डीएनए और देश के जितने भी नामी संस्थान में उनमें काम किया, मैंने करीब करीब सारे इलेक्शंस को ध्यान से देखा। और उन इलेक्शंस को देखने के बाद मैं आपको 2 चीज अच्छे से बता सकता हूं। अगर आपको भारत का इलेक्शन समझना है तो 2 स्टेट्स पे आपको खास नजर रखनी चाहिए। 2 स्टेट्स नहीं, एक्चुअली 1 स्टेट और 2 रीजन्स पर। नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है इसको अगर समझना है तो आपको हरियाणा को ध्यान से देखना पड़ता है। और साउथ इंडिया में क्या हो रहा है उसको समझने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का जो एरिया है, यानी कि सदर्न महाराष्ट्र और अपर कर्नाटका, इन इलाकों पर भी नजर रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो साउथ के 2 रीजन्स हैं और हरियाणा जो स्टेट है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको करीब करीब ये बता देगा कि इलेक्शन की और पॉलिटिक्स की दिशा क्या है, यहां पे चर्चा क्या है, क्या एंटी इनकम्बेंसी देश पर हावी है या कोई लहर चल रही है किसी पार्टी के पक्ष में। तो आज हम हरियाणा की चर्चा विशेष रूप से करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपसे वादा किया था, हम स्टेट बाय स्टेट इस इलेक्शन का एनालिसिस करेंगे। और आज शुरू करते हैं सबसे पहले जम्मू और कश्मीर से। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेट के एक एक सीट के बारे में आपको बताऊंगा और बिना लाग लपेट के, बिना किसी बायस के आपको बताऊंगा। क्योंकि इस देश में बहुत सारे चैनल हैं, वो एक तरफा आपको बातें बताते हैं। कोई आपको बताएगा कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से बाहर हो रहे हैं और उनके पैर उखड़ गए हैं। कोई आपको बताएगा कि इंडिया अलायंस का ग्राउंड पर कोई वजूद नहीं और मोदी जी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपके सामने वस्तु स्थिति
एकदम स्पष्ट तौर से रख दूंगा। उसके बाद में आपको अपने आप ही आंकलन लगाना है कि चुनाव कौन जीत रहा है और आखिर में गणित कहां बैठ रहा है और 4 जून के बाद इस देश में होने वाला क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भूतपूर्व राज्य जम्मू एंड कश्मीर की। भूतपूर्व मैंने इसलिए कहा क्योंकि किसी जमाने में जम्मू एंड कश्मीर एक फुल स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब वो एक यूनियन टेरिटरी है। उसमें से लद्दाख को हटा दिया गया। लद्दाख एक सेपरेट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है। लद्दाख की बात हम बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर आप जानते हैं जैसे कि 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिनमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज तो आती है घाटी यानी वैली में। ये हैं अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर, और 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं वैली के बाहर, जिनमें है उधमपुर और जम्मू। ये तो आप लोगों को अब तक पता लग ही गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर की जो वैली है वहां से लड़ने का साहस दिखाया ही नहीं। वहां पर सिर्फ वहां की लोकल जो रीजनल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी और कांग्रेस, ये तीनों लड़ रही हैं, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है इंडिया के अंतर्गत, और पीडीपी लड़ रही है अपने बल पे अकेले। पहले यह समझा जा रहा था कि बीजेपी अपने प्रॉक्सीज जैसे सज्जाद लोन है उनको घाटी से लड़वाएगी, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रॉक्सीज को भी नहीं लड़वाया। अब इसका कारण क्या है ये तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी अगर इन 3 सीट्स पर चुनाव लड़ती तो ना सिर्फ उसकी जमानत जब्त हो जाती, लेकिन उसे इतने कम वोट आते हैं कि उसे उस पार्टी को दुनिया के सामने ये जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि जिस 370 के बल पर उसने इतनी वाहवाही बटोरी है, उसको इतनी कम संख्या में वोट घाटी में क्यों आए। बहरहाल बीजेपी चूंकि घाटी में नहीं है तो मुकाबला हो रहा है इंडिया अलायंस और पीडीपी के बीच, और इन तीनों सीट्स में मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया अलायंस पीडीपी से बहुत आगे है। उसका सिंपल सा कारण यह है कि एक तो कांग्रेस और एनसी का वोट जुड़ रहा है, उसके अलावा पीडीपी की क्रेडिबिलिटी काफी खत्म हो चुकी है। चूंकि पीडीपी ने पिछले विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी के साथ अलायंस की थी, तो महबूबा मुफ्ती की पोजीशन वहां थोड़ी खराब हो चुकी है, और इस कारण वैली के लोग अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा करके इन 3 सीट्स पर इन दोनों पार्टीज के प्रति ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तीनों सीट्स इंडिया अलायंस अच्छे मार्जिन से जीतने वाला है, और वैसे भी कोई भी जीते, चूंकि बीजेपी वहां पर लड़ ही नहीं रही है, तो ये बीजेपी के खाते से तो तीनों सीट चली गई। उधमपुर में बड़ा ही रोचक मुकाबला हो रहा है। वहां मुकाबला है लाल सिंह, जो कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, और बीजेपी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह के बीच। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बड़ा ही कांटे का मुकाबला है, और ये मुकाबला किसी भी दिशा में जा सकता है। लेकिन अगर आप वहां के लोकल से बात करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि चूंकि वहां पे वोटों का डिवीजन नहीं हो रहा है और काफी संख्या में वहां मुस्लिम वोटर्स हैं, तो ये जो सीट है इसका पलड़ा थोड़ा सा मुझे लगता है इंडिया अलायंस की तरफ झुक रहा है। हालांकि मैं ये साफ तौर पर नहीं कह रहा कि यहाँ पे बीजेपी निश्चित तौर पे हार रही है, लेकिन अगर इस सीट से बीजेपी हार जाती है तो इसका कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। 5वीं सीट जो है वो जम्मू है। यहां पर मुझे लगता है बीजेपी को काफी अच्छा एज है और बीजेपी ये सीट आसानी से निकाल लेगी, और यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी अपना खाता खोल लेगी। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे इसकी 5 सीट मिलाकर, तो मुझे लगता है यहां पे इंडिया अलायंस 3, बीजेपी 1 और 1 सीट पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, तो लद्दाख की बात भी हम कर लेते हैं। लद्दाख पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से जीत ली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने यूनाइटेड ऑपोजिशन है, और वहां पे कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में। काफी ओपिनियन पोल्स ने यह बताया कि बीजेपी वहां करीब 44% वोट्स लेकर इंडिया अलायंस के 41% के आंकड़े से थोड़ी सी आगे है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि लद्दाख भारतीय जनता पार्टी की झोली से जा रहा है, और इंडिया अलायंस वहां पे काफी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही है। और जो फ्लोटिंग वोटर जो था, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 44%
ओपिनियन पोल्स के हिसाब से वोट जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को और 41% जा रहे थे ऑपोजिशन अलायंस को, वहां पे जो फ्लोटिंग वोटर बचा था वो मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है। और उसके पीछे कारण भी कि लद्दाख में बहुत दिनों से एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के कारण बीजेपी की जमीन वहां धीरे धीरे खिसक गई है। तो मुझे लग रहा है कि लद्दाख की सीट वहां पर ऑपोजिशन इंडिया अलायंस जीतने वाली है। तो जम्मू कश्मीर में जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 3 सीट्स थी, यानी जब वो एक स्टेट हुआ करता था और लद्दाख उसका पार्ट हुआ करता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक सीट गंवा रही है, एक सीट वो रिटेन कर रही है और एक सीट पे काफी टफ कॉन्टेस्ट है। लेकिन अगर आप ये भी माने कि उधमपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो भी जम्मू कश्मीर से जब भारतीय जनता पार्टी नीचे की तरफ आएगी, यानी हिमाचल और हरियाणा, तब तक वो अपने 303 जो उसका पिछली बार का आंकड़ा था उससे एक सीट खो चुकी होगी। अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक बहुत ही रोचक चुनाव हो रहा है। उसका कारण यह है कि कुछ दिनों पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश की गई थी, यानी वहां पर ऑपरेशन लोटस को अमल में लाने की तैयारी की गई थी और उस ऑपरेशन लोटस के कारण वहां पर कांग्रेस के 6 एमएलए ने पार्टी से बगावत की थी और बाद में जब वो सरकार नहीं गिरा पाए थे और उनको कांग्रेस ने अपने यहां से निष्कासित कर दिया था, तो इसके कारण वो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज खाली हो गए, वहां पे उपचुनाव हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में चूंकि एक खेल खेला गया और चूंकि वहां पर 2 लड़ाई चल रही है, एक तो राज्य सरकार को बचाने की और दूसरी लोकसभा चुनाव की, इस कारण भारतीय जनता पार्टी वहां थोड़ी सी डिफेंसिव मुद्रा में है। चुनाव जब शुरू हुआ था, और अब मैं सिर्फ लोकसभा की बात करूंगा, तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 4-0 की बढ़त हिमाचल प्रदेश में बना लेगी और ट्रेडिशनली भी हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के संशय खड़ा हो गया है और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सीट है जहां से लड़ रही है अभिनेत्री कंगना रनावत। ऐसा कहा जा रहा है कि मंडी की अंगना कंगना रनावत, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंडी की अंगना एक और भारी भरकम कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनकी मदर प्रतिभा सिंह का मंडी में काफी बरसों तक होल्ड रहा है। और चूंकि इस चुनाव में वीरभद्र सिंह की लेगेसी का जो फायदा जो है वो हमेशा कांग्रेस उठाती आई है और कंगना रनावत एक भारी कैंडिडेट है। पहले उनको भारी बताया जा रहा था, लेकिन एक्चुअली वो भारी मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बॉलीवुड में मेहनत की है और वो हिमाचल की पॉलिटिक्स को समझते नहीं है और इस कारण वो कुछ इस तरीके के बयान दे रही है जिससे उनकी हंसी उड़ाई जा रही है। तो वहां पे मुकाबला काफी रोचक हो गया है। आपने अगर देखा होगा, विक्रमादित्य सिंह की नामांकन रैली में एक जन सैलाब उमड़ा था और उस जन सैलाब का जो जोश था उसको देखते हुए लग रहा है कि मंडी में मुकाबला काफी रोचक है और यहां पर मैं एज दूंगा कांग्रेस को। हिमाचल की बाकी 3 सीट्स पर एक पर लड़ रहे हैं अनुराग ठाकुर। उस सीट का नाम है हमीरपुर। हमीरपुर अनुराग ठाकुर का गढ़ रहा है और मुझे लगता है कि अगर कोई अंडर करंट या हवा नहीं चल रही तो हमीरपुर अनुराग ठाकुर जीत जाएंगे। इसी तरीके से शिमला की सीट भी जनरली गढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी का और इस बार हालांकि मुकाबला काफी रोचक बताया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को एज है। तीसरी सीट से एक इंटरेस्टिंग वाकया यह हो रहा है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कॉन्टेस्ट में तो हैं, लेकिन चूंकि वो पहली बार लड़ रहे हैं और जिस सीट से वो लड़ रहे हैं उस सीट पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा वजूद रहा है और काफी
जिसे कहते हैं वो काफ़ी हैवीवेट मानी जाती है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लग रहा है कि जो ये सीट है जिससे आनंद शर्मा लड़ रहे हैं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को एज है। इसलिए कुल मिला के मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 2 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है और 1 सीट पे कॉन्टेस्ट है, लेकिन वो सीट भी मैं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के खाते में रखना चाहूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 2 सीट गंवा रही है और 1 सीट दोनों, एक यूनियन टेरिटरी और 1 स्टेट में कांटे की बनी हुई है। और ये सीट में से अगर आप 50-50 करें तो शायद भारतीय जनता पार्टी इन दोनों जगह पे यानी लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल को मिलाकर 3 सीट गंवाने की आज की तारीख में उस स्थिति में दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत की पॉलिटिकल पल्स, यानी हिमाचल प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आता है हरियाणा की। हरियाणा का स्टेट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में आपको 2 लाइन में बता देता हूं। पहला तो यह है कि हरियाणा का जो स्टेट है उसका वोटर बड़ा ही जागरूक होता है। वो ऐसा वोटर नहीं होता जिसे आप झूठ के सहारे या प्रोपेगेंडा के सहारे बरगला सकें। हरियाणा का वोटर हर चीज को बारीकी से समझता है, हर चीज के बारे में बारीकी से बहस करता है और उसके बाद में अपना फैसला लेता है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दोनों चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, यानी कि वो 10 की 10 सीट जीत गई थी। 2019 में 1 सीट जो है वो कांग्रेस जीतते जीतते रह गई थी, वो थी रोहतक की, जहां पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो लग रहा था चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मामूली अंतर से हार गए थे। इस बार हरियाणा की 10 सीट में बड़ा ही रोचक मुकाबला हो रहा है। और हरियाणा में क्या मुकाबला हो रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली बार, क्योंकि मैं आपको जल्दी में हरियाणा की सीट्स के बारे में नहीं बताना चाहता। मैं एक एक सीट का गणित आपको हरियाणा का बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि हरियाणा में धरातल पे क्या हो रहा है, वहां पे माहौल क्या है और वहां पे बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या है। और स्थिति को समझने के बाद आप ये भी शायद जान पाएंगे कि नॉर्थ इंडिया में आज की तारीख में पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है। तो देखते रहिए मेरा चैनल। मेरा नाम है संदीपन शर्मा और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।